जाने अनजाने में इंटरव्यू के दौरान आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हो कि आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाती। ऊपर से जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो जानबूझ के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप आंसर नहीं कर पाते हो। जब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनकी आपको नॉलेज भी होती है फिर भी आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो क्यों वो ऐसे आपके साथ करते हैं, कैसे वो आपको ये सारी चीज़ों में फंसाते हैं, क्यों आप ऐसी गलतियां कर बैठते हो जिसकी वजह से आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर होती। तो यही सारी बातें इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर पूरी देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि अपने कोर्स के दौरान मैं भी जब मॉक इंटरव्यू करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, तो मैंने बहुत बार ये चीज़ें, ये गलतियाँ उनकी नोट करी है और मैं इनको ठीक भी करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बोलनी है, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज़ों की वजह से वो आपको मना कर देते हैं। मोस्टली क्या क्या चीज़ें ऐसी है, क्या क्या गलतियाँ ऐसी है जो आप करते हो इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे पहली और बड़ी गलती जो हर कोई करता है कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ें आप आंसर में बताते रहते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे ना वाइटल साइन के बारे में बताओ कि कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, तो आइडली इसका जो राइट आंसर है आपको बस यही बताना है कि कौन कौन से 5 वाइटल साइंस है जो हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें आप कैसे ऐड करते जाते हो कि मैम जो वाइटल साइन में जो हार्ट रेट है, एक हार्ट रेट होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू इतने से इतने तक होती है, अगर बढ़ जाए तो उसको हम टैकीकार्डिया बोल देते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 12 से 20 होती है, और फिर एक ये होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, फिर एक पेन होता है जिसकी वैल्यू 10 तक हम नॉर्मल काउंट करते हैं। मतलब ऐसी आप अननेसेसरी चीज़ें बोलते जाते हो। तो इसी में से अगर वो देखें कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ के इनको फंसा सकते हैं, आपको नॉलेज थी कि जो पेन स्कोर है वो 5th वाइटल साइन है, प्लस आपको ये भी नॉलेज थी कि जो पेन है वो 10 तक होती है ना। तो उसके बाद और कौन कौन से स्केल होते हैं जिसके साथ आप पेन को चेक कर सकते हो, तो अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो फिर इसके वो नाम भी आपसे पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि एक वॉन्ग टेकर होता है, एक न्यूमेरिकल स्केल होता है, अगर ये स्केलों का आपको नहीं पता तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। अगर आप बता भी देते हो तो फिर वो आपसे आगे फर्दर पूछते हैं, अच्छा तो ये बताओ अगर उसने ये स्कोर दे दिया तो क्या करोगे, अगर पेशेंट ने इतना स्कोर दे दिया तो क्या करोगे। तो ऐसे करके वो आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते जाएंगे और आपको फंसाते जाएंगे। और हर किसी को मुझे पता है हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी को हर चीज़ का नहीं पता होता है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर उन्होंने ये पूछा है कि वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं, तो आपको इतना ही बोलना है कि मैम हार्ट रेट होता है, वाइटल साइन में हम हार्ट रेट को काउंट करते हैं, उसके बाद हम बीपी को काउंट करते हैं, रेस्पिरेशन को काउंट करते हैं, सैचुरेशन को करते हैं, पेन को करते हैं ना, ऐसे करके आप बोलना है। उसके बाद अगर वो पूछते हैं इसके अंदर के नॉर्मल हार्ट रेट क्या है तो आपको बताना है, अदरवाइज आपको नहीं बताना। तो इसके बाद आपको वो फंसाते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, क्योंकि आपकी नॉलेज तो उन्होंने पेपर के दौरान ही देख ली जो आपने रिटर्न में दिया है, लेकिन कोई भी एक सिचुएशन आपको दे देते हैं कि ये बताओ अगर आपके पास कोई पेशेंट है वो नीचे गिरा पड़ा है, आपने देखा, आप रूम में जाते आपने देखा पेशेंट नीचे गिरा पड़ा है, जहाँ कोई आपने मेडिसिन देने के लिए गया आपने देखा कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है ना, मतलब बेड पे ही पड़ा है, आपने हिलाया, कोई रिप्लाई नहीं करा, अनकॉन्शियस है, तो आप क्या करोगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए होते हैं। हालांकि आपको पता है कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आपको क्या चीज़ें करनी है ना, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। और नॉर्मल अगर मैं आपको BLS का पूछ लूँ तो आपको पता है कि पेशेंट का पहले हम पेशेंट को जो सीन सेफ्टी है वो देखते हैं, फिर हम पेशेंट को हिलाते हैं, पूछते हैं कैसे हो नहीं हो, रिप्लाई करता है कि नहीं, अगर नहीं करता कैरोटिड पल्स चेक करते हो। आपको सारी चीज़ें पता होती है, सिनेरियो पता होता है, लेकिन ऐसे करके वो आपको फंसा देते हैं कि अगर पेशेंट आपका मान लो नीचे गिरा पड़ा है, आपके सामने नीचे पेशेंट गिरा पड़ा है तो आप क्या करोगे। तो ऐसे करके चीज़ें आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको जस्ट आराम से उसका आंसर करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो वो आपसे पूछते हैं बताओ 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 क्या करोगे, आपके आगे पेशेंट गिरा पड़ा है, पेशेंट मर जाएगा, तो इतना टाइम लगा, इतने टाइम से सोच रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो सोचने में, कोई आइडिया नहीं आ रहा है क्या करोगे। तो वहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज़ों का प्रेशर वो ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि आप बोल नहीं पाते हो, है ना। तो ये चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना होता है कि जितने भी सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हमेशा ही दिमाग में रख के जाने हैं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूँगा, ये आती है तो मैं क्या करूँगा। तो नेक्स्ट चीज़ है कि आप पॉज जो लेते हो बोलने में, ये भी आपकी इंटरव्यू ना क्लियर होने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जो आपके पॉजेज है ना वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट और बहुत ही गंदा सा इफेक्ट डालते हैं आपकी इंटरव्यू के ऊपर। तो मान लो मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आपको आंसर पता है ना, फॉर एग्जांपल यही अनकॉन्शियस वाला लेके चलते हैं ना कि आपसे मैंने पूछा कि चलो मुझे ये बताओ पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो क्या करोगे। तो आपने बोला कि मैम पहले हम देखेंगे
कि पेशेंट को हिलाएंगे, तो पेशेंट ने अगर आंसर दिया तो हम पेशेंट को पूछते हैं हेलो हेलो सर आर यू ओके, और फिर पेशेंट ने ऐसे करके, है ना, तो मतलब आप ऐसे खींचते जाते हो इस चीज़ को इतना लंबा को, उसको यही वहीं से पता चल, वो ऐसे देखेगा आपकी तरफ और बस खर्चा कर दे खत्म, आगे बोल दे आगे बोल दे। तो आप ना बहुत ही मतलब एक ना इम्प्रेशन खराब सा पड़ता है। आप खुद सोच के देखो कि मैं ही आपसे, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं ऐसे आपको आंसर कर रहा हूँ, तो आपको भी कितना वो लगेगा कि क्या यार बोर कर रहा है, आगे जा, नहीं पता है तो छोड़ इसको, सीधा बोल दे नहीं पता, है ना। तो हम ये भी नहीं बोलते कि हमें पता है, और हम ये भी नहीं बता पाते कि हाँ भाई हमें नहीं पता है। तो सीधा जो भी है दिमाग में सीधा बोलते जाओ कि हाँ भाई अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको पूछेंगे कैसे हो, क्या नहीं आंसर करा तो फिर हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स नहीं मिलती है तो फिर हम सीपीआर करेंगे, शाउट करेंगे, कॉल करेंगे हेल्प के लिए, फिर स्टाफ को बोलेंगे कोड ब्लू करो, क्रैश कार्ड लेके आओ, एट्रोपिन एपी दो। ये सारी चीज़ें ना हमें पता होती है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो पॉजेज है इसको आपको बिल्कुल ख़त्म करना है। चाहे स्लो बोलो लेकिन पॉज मत लो, ये नहीं करना है। ये बहुत ही गंदा सा मतलब एक आपका इमेज बनाते हैं, बहुत गंदी सी इमेज। तो नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वो बहुत बार उनको यही होता है कि एक्सपीरियंस स्टाफ है तो कोई नहीं, हम रख लेते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो लेकिन वो आपसे कुछ आपके पुराने एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में आप कुछ गलत सलत सा बता देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाना है ना, और मैं सोचता हूँ जिसमें मैं जा रहा हूँ उसकी तो मैं प्रेज़ करूँगा, लेकिन अपने पहले वाले एम्प्लॉयर की या पहले वाले हॉस्पिटल को हम थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं कि वो बहुत बेकार हॉस्पिटल था, वहाँ का स्टाफ ऐसे नहीं था, वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं थी। मतलब उनको फिर ये चीज़ लगता है कि मतलब ये बंदे को यही है कि बस ये सही है बाकी सब गलत है। तो कभी भी ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को, प्रीवियस हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता है। हमेशा सबकी उनकी प्रेज़ ही करनी होती है, पिछले की भी और आगे वाले की भी, है ना। उनको फिर यही पता चलता है कि हाँ भाई ये बंदा उसके लिए, पहले वाले के लिए पंक्चुअल था, हमारे लिए भी रहेगा। नहीं तो वो सोचेगा कि ये जैसे ये पहले वाले का बोल रहा है, 1 साल के बाद इसके बारे में भी ऐसे बोलेगा, और ये चीज़ें एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और इसी चीज़ के लिए भी वो कई बार आपको बोल देते हैं कि ठीक है हम आपको कॉल कर देंगे, आप जाओ, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, और आपकी जो है पूरी की पूरी इंटरव्यू जो है वो वेस्ट हो जाती है। और नेक्स्ट चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो हमेशा हमें मरवा देता है। हम सब ने रैबिट और कछुए वाली बहुत बार कहानी पढ़ी, तो उसमें भी जो रैबिट था वो ओवर कॉन्फिडेंट था, और ओवर कॉन्फिडेंट ने ही उसको मरवाया था। तो यही चीज़ें होती है हॉस्पिटल में। कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि आप हॉस्पिटल में आप ये सोचते हो कि मुझे बहुत चीज़ों की नॉलेज है। तो हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो सकता है आपने कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी हो, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो ये सोचते हैं जब वो गवर्नमेंट को 2-3 बार टेस्ट देने के बाद नहीं होते, तो फिर वो सोचते हैं मैं प्राइवेट में चला जाता हूँ। तो आप जब जाते हो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरी बहुत तैयारी है क्योंकि मैंने इतना टाइम वो पढ़ रखा है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो जो चीज़ है वो आपकी बस टेस्ट में काम आती है, रिटन टेस्ट में काम आती है, आपकी इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। वहाँ पे आप मेंटली कैसे सोच के बोलते हो, आपका बोलने का वे क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ये चीज़ पे मैटर करती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बहुत बार आप मार खा जाते हो, आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर होती। तो इसलिए जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो आपको हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ही एम्पैथाइज वे से आपको बात करनी चाहिए, बिल्कुल ही पोलाइटली बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी आपकी बातों से आपका ओवर कॉन्फिडेंट शो नहीं होना चाहिए कि हाँ जी मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी पता है, मुझे सब पता है, मैंने इतना टाइम प्रेपरेशन कर रखी है, मैंने यहाँ पे कोचिंग ले रखी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे सब आता है, मैं ऐसे चुटकियों में कर लूँगा, ये तो ऐसे ही है, मैं तो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, वो तो हुआ नहीं, तो मेरी किस्मत ख़राब है कि मैं अब यहाँ पे आया हूँ। तो ऐसी वाली चीज़ें ना आपकी हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है आपके इंटरव्यू में। तो वो भी फिर बोलते हैं चल तो निकल, यहाँ से आया उधर ही चल, फिर हम भी नहीं रखेंगे। इंडिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है उनको स्टाफ की कमी नहीं है, उनको इतना स्टाफ है कि आपको वो निकालेंगे तो आपकी जगह पे 10 बंदों को वो एक दिन में ही हायर कर सकते हैं ना, इतना स्टाफ होता है। तो इसलिए आपके बोलने से ऐसा कभी नहीं उनको लगना चाहिए कि आप ऐसे वाला बिहेव शो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है एक्सेप्ट यूर मिस्टेक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जैसे ही आप एक जगह पे इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हो, आप दूसरी जगह जाते हो, तो दूसरी जगह पे जाने से पहले आपके दिमाग में यही आप सोचते हो कि मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, क्योंकि मैंने तो सारे ही आंसर कर दिए थे। क्योंकि मैंने भी बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो यही बोलते हैं कि मैंने तो सारे सही आंसर कर दिए थे, पता नहीं मुझे क्यों नहीं रखा उन्होंने, पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया।
तो हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सबसे मेन चीज़ है। अगर मान लो मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, मेरी इंटरव्यू नहीं क्लियर होती है, तो मुझे अपने नेगेटिव पॉइंट पता होने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया, जहाँ मेरी कहाँ पे मिस्टेक थी, जहाँ मैंने कौन सा आंसर नहीं कराया, है ना। तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा। एक्सेप्ट करोगे तो ही आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे और अपने दिमाग में ये चीज़ें रख के जाओगे कि ये चीज़ों को मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी इसलिए मैं क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ आगे मैं रिपीट नहीं करूँगा, है ना। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो नेक्स्ट चीज़ है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू अपनी नहीं क्लियर कर पाते, वो है आपकी पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन में भी अगर हम बात करें टिपिकल हिंदी की, है ना, टिपिकल हिंदी आप कैसे बोल सकते हो। जैसे मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जब इंटरव्यूअर आपसे बात करता है ना, अगर मान लो मुझे हिंदी आती है तो मैं नॉर्मल हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ये बोलूँ कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए मेरी बातों से, ऐसा भी नहीं है। मैं नॉर्मल ऐसे बात कर रहा हूँ कि यस सर मैं यहाँ से हूँ, मैंने इतनी स्टडी करी है, फिर मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस है ना। ऐसे मैं नॉर्मल तरीके से बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, हाँ जी सर मुझे ना 5 साल का सर एक्सपीरियंस है, तो मैंने ना वहाँ पे काम करा है और मुझे काम तो आता है सर, मुझे ना ये सारी चीज़ें पता है, और सर कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं कर लूँगा सर, है ना। ऐसे करके आप अगर बोलते हो तो तब भी आपकी इंटरव्यू पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी एक कम्युनिकेशन है, आपकी एक लैंग्वेज है जिसकी वजह से वो आपको मना कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी मतलब बोलने का स्टाइल ये है ना, तो आपको कभी क्लियर नहीं होंगे। चाहे आप उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे दो, लेकिन वो आपको पहले ही मतलब इंटरव्यू तो वो आपकी करेंगे, लेकिन वो लिख के दे देंगे कि आप नहीं क्लियर हो गए। ये भी बहुत मैटर करती है। तो प्लीज़ जब भी आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, अच्छे से बोलो। अगर आपको बहुत हिंदी में आप फ्लुएंट भी नहीं हो, मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा पंजाब की साइड से हो गए, क्योंकि उनका टच आता है पंजाबी का बोलने में, या कोई राजस्थान से हो गया, उनका थोड़ा राजस्थानी टच आता है बोलने में, है ना। तो हिंदी भी जो सही से बोलने की कोशिश करो, आराम से बोलने की कोशिश करो, ये भी बहुत मैटर करती है आपके इंटरव्यू क्लियर करवाने में। तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ी वजह है आपके इंटरव्यू ना क्लियर होने की, वो है आपका नेगेटिव होना। आप एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो, अगर नहीं भी हो तो कोई नहीं, चलता है, आप सोचते हो कि कोई बात नहीं यार, इंटरव्यू देते हैं फिर देखते हैं। तो आप कैसे भी करके डरते डरते इंटरव्यू देने चले गए, आपने इंटरव्यू दे दी, उसके बाद आपकी क्लियर नहीं हुई, उन्होंने बोला कि नहीं आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई, आप चले जाओ, या आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, या इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई, आप चले जाओ। तो आप जब आते हो, उसके बाद जब नेक्स्ट जगह पे आपको जाना होता है, तो उस टाइम पे आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आपके दिमाग में यही चीज़ें घूमती रहती है कि आप पहले भी क्लियर नहीं कर पाए हो, आप अभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी रिसेंट ही मैंने भी एक ऐसा स्टूडेंट देखा था जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। उसके बाद उसकी इंटरव्यू क्लियर भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा नेगेटिव था, उसके दिमाग में बस यही चीज़ थी कि मैं अब एक बार नहीं हो पाया तो मैं नहीं हो पाऊँगा। उसके बाद दूसरे में गया, तब भी उसको यही था कि मैं नहीं हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। कैसे भी करके दूसरे में चला गया कि भाई एक बार चला जा फिर देख ले। जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो उसके बाद तो बस ऐसे दिल टूट जाता है ना, वही सीन हो गया। तो ऐसे ही आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि आप उसके बाद अपनी इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको यही चीज़ लगती है कि बस अब मैं कर ही नहीं पाऊँगा, अब मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार फेल हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, मैं जहाँ से आया मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ये जो चीज़ है नेगेटिविटी, ये भी आपकी इंटरव्यू ना क्लियर होने के लिए एक बहुत ही रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप जब बोलते बोलते चुप हो जाते हो, इसकी वजह से भी आपकी इंटरव्यू पे एक बहुत ही बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। तो जब भी आप बोलते हो, वहाँ पे कोई भी आंसर करते हो, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हो, क्योंकि मुझे भी पता है हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। इवन मैं भी जब कई बार जाता हूँ तो मुझे भी कुछ आंसर नहीं आते जब वो पूछते हैं, तो मैं वहाँ पे सीधा ऐसे करता हूँ कि मैं स्टॉप नहीं होता हूँ, जो कि हम नॉर्मल गलती कर देते हैं। तो अगर आप बोलते बोलते रुक जाते हो, आपको नहीं पता, तो आप बस वहाँ पे स्टक हो जाते हो, आप आगे नहीं चलते हो। तो अगर आप नहीं बोलते हो, वो भी आगे से एरोगेंट होते हैं, वो बोलते हैं चलो ठीक है आप जाओ बाहर वेट करो, HR में चले जाओ, है ना, ऐसे आपको बोल के भगा देते हैं। क्योंकि आप स्टॉप हो गया, आपने कुछ आगे बोला नहीं, तो वो भी बंदा ऐसा होगा जिसने 10-15 इंटरव्यू सुबह से ले ली, तो उसके बाद वो भी थक जाता है कि यार छोड़, अगर नहीं इसको पता तो जाने दे इसको, है ना, ये चीज़ सोचते हैं। इसलिए कभी भी बोलते बोलते चुप नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा टाइम रुक जाते हो तो तब कौन सी कोई चीज़ आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाएगी, है ना। तो इसलिए जिस चीज़ का नहीं पता है आगे बढ़ जाओ, उनको बोलो कि सॉरी सर इसका मुझे नहीं पता है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। इसके बारे में मैं आगे जाके जरूर पढ़ूंगा, जब सीख लूँगा, लेकिन अभी के लिए आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि मुझे ये चीज़ का नहीं पता। दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट। तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो बताता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर आपका आई कांटेक्ट सही नहीं है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंखें इधर घुमा रहे हो, इधर घुमा रहे हो,
आपसे उन्होंने कुछ पूछा, आप ऐसे बोले हो वेंटिलेटर जो है वो उसके जो मोड है ना, ऐसे 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 करके सोच रहे होते मतलब ऐसे ऐसे करके जब आप सोचते हो वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, आप उनकी सीधा आंखों में आंखें डाल के बात करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो आपकी जो आइज़ है वो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में मूव करती है। इसलिए हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखो और सीधा ऐसे ही बात करो। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं है तो उनको बोल दो कि मुझे नहीं पता है, आगे वाला क्वेश्चन पूछ लो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो इन चीज़ों पे आपको ज़रूर काम करना है, आपकी ज़रूर इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स देगी। इंटरव्यू के बारे में कोई और डाउट हुआ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ, आप डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।